मेंस आंसर राइटिंग हमारे एचपीएस प्रिपरेशन का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है और इसी वजह से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। इस सेशन में हम जीएस 3 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेंस एग्जाम हमारा जो एचपीएस का है उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ टॉपिक्स हमने पिछले जीएस 3 के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में उसके आगे के जो टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में जो दिए हुए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। और जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो हम फॉलो करते हैं द 3 स्टेप फॉर्मूला। ये 3 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है जहां पर हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को समझने का क्या मतलब है, उसमें क्या डायरेक्टिव वर्ड दिया हुआ है, डिस्क्राइब दिया हुआ है, व्हाट दिया हुआ है या फिर इलाबोरेट दिया हुआ है, इस वर्ड को समझ के उस वर्ड के मीनिंग के हिसाब से हमें क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है, राइट। तो वो समझेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें पूछी गई हैं तो माइक्रो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप जहां पर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी हम आराम से उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका कंटेंट बिल्ड कर पाएंगे। तो वही हमारा सेकंड स्टेप बन जाता है जहां पर हम कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को बिल्ड करते हैं हमारे आंसर में। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जो 8 मार्कर एंड 20 मार्कर के हैं उनमें तो डेफिनेटली हम ये पार्ट्स मेंशन करते हैं। इसके बाद तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप होता है जहां पर हम केस स्टडीज, रिपोर्ट्स, इसी तरीके से जो भी आर्गुमेंट्स हमने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आंसर में दिए हुए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करके टॉपर्स जिस तरीके से आंसर्स लिखते हैं वैसे हम भी आंसर्स लिखेंगे और इस सेशन में जीएस 3 के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स आप किस तरीके से लिख सकते हो वो भी डिस्कस किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आपको मॉर्निंग में मिल गया होगा वो पीडीएफ। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को आंसर किया है और साथ में यहाँ पर उन आंसर्स को चेक करने के लिए आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो जीएस 3 का सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, इस टॉपिक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर हम एक देखें, यहाँ पे 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट रोल कैन आरबीआई प्ले इन टैकलिंग बैंक स्कैम्स। थोड़ा सा करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बट हम इस सेशन में एक ऐसा टॉपिक जो कि कई सालों से नहीं पूछा गया है और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसको डिस्कस करेंगे और इसी पर क्वेश्चन बनाया भी गया है। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन 60 वर्ड्स का आपके सामने है और लेट मी टेल यू, इस सेशन में हम 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर रीजनल रूरल बैंक्स। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन उनको आंसर करना अपने आप में एक स्किल होता है, क्योंकि अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, इनको सिर्फ 60 वर्ड्स में आंसर करना ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो उन पॉइंट्स में ऐसे वर्ड्स को यूज करना है ताकि आराम से जो इवैल्यूएटर है उसे समझ में आ जाए कि आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया है, रीजनल रूरल बैंक्स होते क्या है वो भी समझ में आ गया है। कैसे हम इसको आंसर करेंगे, तो जो भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड या फिर उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें देना होगा। रीजनल रूरल बैंक्स हैं क्या, सबसे पहले हम बताएंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी ऑफ बैंक्स है जो कि इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है और इन बैंक्स का मेन एम जो होता है वो कमर्शियल एम होता है। ठीक है, कमर्शियल एम यानी कि प्रॉफिट कमाना, बेसिकली ये है। ठीक है, प्रॉफिट के साथ साथ जब हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं एक और एस्पेक्ट जुड़ जाता है जिसे हम सोशल या वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कहते हैं। और ये सोशल वेलफेयर रीजनल रूरल यानी कि रूरल एरियाज में ये वेलफेयर करने से रिलेटेड और कमर्शियल ओरिएंटेशन यानी कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव और लोगों को साथ में हेल्प करने के उद्देश्य से इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है। वो चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं।
ये कह रहे हैं कंडक्टिंग बैंकिंग एक्टिविटीज इन द रूरल रीजन्स एट द स्टेट लेवल। तो रीजनल रूरल बैंक यानी कि रूरल रीजन्स में इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है, स्टेट लेवल पर इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है। तो एक लाइन में आराम से हमने ये चीजें समझा दी और यहाँ बता रहे हैं फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट्स अगर आप रखते हो तो एक बैकग्राउंड बनता है। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज याद रखो, बट एक एडेड जो है इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो जहां पर बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा है, ये चीज आराम से एग्जामिनर को पता चल रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और फीचर्स जो रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड हमें मेंशन करने हैं उनको बताएंगे। सबसे पहले तो एस्टैब्लिश कैसे हुए ये रीजनल रूरल बैंक, उसके बारे में बताएंगे। एस्टैब्लिश किया गया था नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर 1975 में। मेनली क्या था, रीजनली ओरिएंटेड रूरल बैंक्स। रीजनल ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि वहां जो स्टेट गवर्नमेंट है और साथ में एक स्पॉन्सर बैंक भी होता है जो कि फंड करता है इस तरह के रीजनल रूरल बैंक्स को। तो जो रीजन है उस रीजन में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करते हैं, इस वजह से रीजनली ओरिएंटेड यानी कि उसी रीजन का बैंक है वो। ठीक है, ये चीज उन्हें लगे ये इस तरह का बैंक और वो भी रूरल एरियाज में, which would combine the local feel, देखो local feel and familiarity of rural problems, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव्स विद द प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पर क्योंकि ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, प्रोफेशनलिज्म और प्रॉफिट मोटिव भी इसमें रहता है, बेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क हम बता रहे, पहले तो हमने बता दिया कि क्या किस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसे एस्टैब्लिश किया गया। आगे हम बता रहे हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कौन सा एक्ट के बेसिस पर इसे एस्टैब्लिश किया गया। रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट ऑफ 1976 बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ में हम शेयर होल्डिंग बता रहे हैं जो अभी एग्जिस्टिंग है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का और साथ में एक स्पॉन्सरिंग बैंक होता है। इन तीनों की शेयर होल्डिंग हर एक बैंक में होती है इस तरह के रीजनल रूरल बैंक में। और इस शेयर होल्डिंग का रेशियो भी हमने बता दिया। रेशियो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेंशन करना, बट देन अगर आप मेंशन करें तो काफी सही अच्छा जो है इंप्रेशन बनता है और मार्क्स सही मिलते हैं। तो क्या रेशियो है, 50, 15 और 35 का रेशियो है और इस प्रोपोर्शन में ये तीनों अपने फंड्स को रीजनल रूरल बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पर आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया है और ये रीजनल रूरल बैंक्स का आगे हम बता दे रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। आरआरबीज ये इंटीग्रेट करते हैं कमर्शियल बैंकिंग को सोशल बैंकिंग के साथ में। रूरल फोकस इनका होता है, रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश है तो रूरल फोकस है यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड वो जो भी लोन्स हैं वो देते हैं, या फिर कोई नॉन एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है रूरल एरियाज में तो उनको लोन्स देते हैं, राइट। तो इस तरीके से रूरल फोकस रहता है, साथ में कमर्शियल ओरिएंटेशन भी रहता है। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चला जा रहा है। यहाँ पर आप जो रेगुलेशन है उसके बारे में भी बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि नाबार्ड जो है ये इन्हें सुपरवाइज करता है, ये चीजें भी आप बता सकते हैं, राइट। तो इतना काफी है। इसके साथ में और भी कुछ पॉइंट्स अगर आप चेंज करके इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन 60 वर्ड्स में वो चीज हो ये हमें इंश्योर करना होगा, उसके हिसाब से ये काफी है। यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन भी दिया गया है, 4 मार्कर में कंपलसरी नहीं है कंक्लूजन, बट हम यहाँ पर दे रहे हैं। आरआरबीज हैव बीन conceptualized to evolve as a specialized rural financial institution for developing rural economy by providing credit to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs। ठीक है, तो इन सभी जो पीपल हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया। ओके, तो इस तरीके से आरआरबीज के बारे में हमने लिखा। अगेन ये जो कंक्लूजन है ये कंपलसरी नहीं है, 4 मार्कर्स में आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया इस टॉपिक से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया 2018 में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के फीचर्स क्या है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस वजह से ये क्वेश्चन अभी के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है।
करंट सिनेरियो में 2022 में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये क्वेश्चन, इस वजह से हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। मेंशन द फीचर्स ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में लाई गई थी और उसी के फीचर्स हम इस आंसर में मेंशन करेंगे। 120 वर्ड्स 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले ये इसका अगेन हमें एक बैकग्राउंड जो है वो देना है और इसके साथ हम बताएंगे कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 को लाया गया था टू एंश्योर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो इस पॉलिसी का मेन एम है उनको 2 वर्ड्स में आपने वहां पर लिख दिया। क्या है? मेनली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सबसे जरूरी इस पॉलिसी के एम्स हैं। तो उन्हें आपने सबसे फर्स्ट लाइन में लिख दिया। इससे आपने बता दिया कि मुझे इस पॉलिसी के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ वहां घुमाने के अलावा हमें जो मेन चीजें हैं उन्हें सामने रखना है 4 and 8 मार्कर में इंपॉर्टेंटली। पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है ही है, साथ में पार्टनरशिप भी होना चाहिए। पार्टनरशिप किस तरीके से? जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का पार्टनरशिप, ये सारे पार्टनरशिप्स को इंक्लूड करते हुए ये जो पॉलिसी है वो इस तरह की ग्रोथ को एम करती है। किस तरह का ग्रोथ होना चाहिए? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए एंड इम्पटस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के तरफ है, राइट। तो ये चीजें हम बताएंगे। अब इस पॉलिसी के मेन फीचर्स दीस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोस। ये देखिए, ये लाइन जो है ये मोस्टली हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये लिखते ही हम इमीडिएटली फीचर्स हेडिंग डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है। 4 मार्कर में तो हम नहीं डालेंगे, 8 और 20 मार्कर क्वेश्चन में ये लाइन, कनेक्टिंग लाइन जिसे हम कहते हैं, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन दो इस लाइन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आप एक फ्लो मेंटेन करने के लिए इस तरह के लाइंस को लिखते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पर फीचर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं और वो फीचर्स नीचे दिए गए हैं, राइट। पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन लिखने में कोई बुराई नहीं है और वो बहुत अच्छा एक फ्लो बैठाता है पूरे आंसर में। तो ये याद रखिएगा, ये एक बहुत ही बढ़िया टिप आपको जो है मिली है। आगे फीचर्स हम बता रहे हैं, 2011 में ये पॉलिसी आई थी और उसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है सेक्टरल शेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में, उसे बढ़ाने का और जीडीपी में 25% तक इस शेयर को लाने का 2022 तक का हमने एम किया था 2011 में जब ये पॉलिसी आई थी। इस वजह से ये पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज में भी थी कि 2022 तक जो हमने एम किया था वो पूरी तरीके से हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन देगा, ये चीज हमारी एम थी। अब यहाँ पर इट एम्स टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है वो एनुअल ग्रोथ जो है उसे बढ़ाने का 12 to 14% तक लेकर आने का भी एम यहाँ पर हमने बता दिया। ओके, ये एक फीचर हो गया। अगला फीचर हमने कहा था एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप ये भी देखिए कि जो भी फीचर्स हैं यहाँ पर आपको 1 2 3 4 फीचर्स आपको दिख रहे हैं और आगे हैं, बट इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन के बिगिनिंग में देखिए, याद करिए हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था सबसे जरूरी इसके एम से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, और वही चीज हम जस्टिफाई कर रहे हैं फीचर्स में भी, जहां पर सबसे पहले हमने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बारे में और सेकंड पॉइंट हमारा है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो पॉइंट्स को एक ऑर्डर में लिखना सबसे जरूरी चीज है, सबसे ऊपर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जब भी इवैल्यूएटर देखता है कि आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ही फुद्दू सा बेकार सा पॉइंट आप सामने लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, तो उसे लगेगा कि इसे खास कुछ आता नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर होने चाहिए। इस तरीके से पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। अगेन एक और टिप है आपके लिए, राइट। तो ये पॉइंट्स हमने लिखे, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ाना है, 100 मिलियन एडिशनल जॉब बाय 2022, क्योंकि ये एम्स 2022 के लिए हमने सेट किए थे। इस वजह से ये पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिमिलर थिंग अगेन ये चीज आ सकती है हमारे एग्जाम में। आगे देखिए, प्रमोट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। ये स्पेशलाइज्ड स्पेशल जोन्स है जहां पर आपको कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेंगे। कुछ एरियाज में इस तरह के जोन्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है जहां पर ये होंगे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। इंडस्ट्रीज है,
साथ में टाउन भी बना हुआ है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और इस तरह की इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बेस्ट होगा, लैंड यूज ऑप्टिमम होगा, सबसे अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा होगा, और टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल होगी वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा, ताकि जो एम्प्लॉयज वहां पर है और बाकी सारे जो लिविंग है उनके स्टेटस जो है वो भी अच्छा बना रहे, स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर सारी सुविधाएं होंगी। तो इस तरह के जोन को हम नेशनल इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग जोन कहते हैं। इसको स्टैब्लिश करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एम है। पार्टनरशिप्स प्रमोट करना, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था पब्लिक प्राइवेट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के। साथ में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमने बता दिया कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं। इस फीचर्स के साथ में हम एंड करेंगे ऑन अ ब्रॉडर नोट। तो जो कंक्लूजन है बहुत ज्यादा जरूरी है। कंक्लूजन कैसे हमें लिखना है, हम कंक्लूजन में इसी चीज को ब्रॉडन करते हैं, यानी कि इस पॉलिसी से क्या हो सकता है हमारे इंडियन इकोनॉमी को, राइट। इसी तरीके से कोई और सब्जेक्ट में भी आप उस चीज को ब्रॉडन करोगे। जैसे आप इंडियन पॉलिटी का कुछ लिख रहे हो तो कंक्लूजन में आप ये लिख दोगे कि वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या असर हो सकता है, या फिर इंडियन पॉलिटी कोई पार्ट में लिख रहे हो तो पूरे पॉलिटी हमारा जो सेटअप है, गवर्नेंस है, उसमें क्या असर हो सकता है, राइट। तो इस तरीके की कुछ ब्रॉड चीज एनवायरनमेंट का आप लिख रहे हो तो कंक्लूजन में डेफिनेटली एसडीजीज के का कोई लिंक अगर बैठ रहा है तो एसडीजीज के बारे में आप लिख दो, राइट। इवन इकोनॉमी में भी हम एसडीजीज से लिंक कर सकते हैं। यहाँ हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जो ड्रीम है उसको अचीव करने में ये पॉलिसी में हेल्प कर सकती है, ये हमने लिख दिया विद दीज फीचर्स, राइट। तो ये हमने बता दिया। ये था हमारा 8 मार्कर। अब 20 मार्कर देखते हैं। ये अगेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। ओके, तो सॉरी गाइस, आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा अलग है, जहां पर हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, नॉट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसमें कैशलेस इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलरेडी ये चीज पूछी गई है 2017 में। उसी के बेसिस पर उसी तरह का क्वेश्चन अगेन हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, आंसर को डिस्कस करते हुए हम ये चीज देखेंगे। 2017 में पूछा गया था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड आल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी। ओके, यहाँ देखिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं क्या क्या हमारे माइक्रो क्वेश्चन है। कैशलेस इकोनॉमी को एक्सप्लेन करना है, एडवांटेजेस नंबर 2, और तीसरा हमारा डिसएडवांटेज। एंड लेट मी टेल यू, एक और छोटा सा माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी बताएंगे। चाहे आप कंक्लूजन में थोड़ा सा लिख दो या फिर वे फॉरवर्ड अलग से बताओ, वे फॉरवर्ड आपको बताना है, राइट। तो यहाँ कैशलेस इकोनॉमी क्या होती है वो बताया हमने। किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कैश का यूज हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कैशलेस। ठीक है, सिंपल। कैश का मतलब क्या है, पेपर एंड कॉइन करेंसी हम यूज नहीं कर रहे हैं। और हम यूज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, ये यूज नहीं कर रहे हैं तो हम ये भी बताना है क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और ये चीज हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी हम इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो नोट थे, नोट की कमी हो गई थी। उस समय जो कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस थे वो बढ़ गए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट, कोविड पेंडेमिक के टाइम में भी ये बढ़ गया था। कोविड के समय में डिस्टेंसिंग जो जरूरी थी, कैश के थ्रू भी हम कह रहे थे कि ये फैल सकता है वायरस, तो हम कैशलेस और डिजिटल मोड का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो वो हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे कि भाई कैशलेस इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने रिसेंटली ये चीज देखी है, कोविड के समय में आपने भी किया है, राइट। तो इवैल्यूएटर को भी समझ में आएगा कि आप कॉन्टेक्स्ट अच्छे से वहां पर बैठा रहे हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए अगेन कनेक्टिंग लाइन, इट इज एविडेंट दैट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इज इनएविटेबल, thus it is essential to understand the advantages and disadvantages। अगेन कनेक्टिंग लाइन हमने लिखा यहाँ पर, आगे हम एडवांटेजेस बताएंगे। क्या एडवांटेजेस है, क्राइम रेट कम हो जाएगा। जब चोरी करने के लिए फिजिकल नोट ही नहीं रहेंगे तो क्राइम रेट कम होगा। क्राइम रेट अब जाएगा साइबर स्पेस में, राइट। तो क्राइम रेट एटलीस्ट जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्रिमिनल्स नहीं हैं वो चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैश हम यूज ही नहीं कर रहे हैं।
आगे इस तरह की चीजें जो है यूएस में की गई हैं, हमने इसे सपोर्ट किया। देखिए अगेन हमने इसे सपोर्ट किया कि यूएस में बर्गलरी, असॉल्ट, इस तरह के जो मनी रिलेटेड चोरी होती थी वो 10% कम हो गए जब इन्होंने इस तरह की इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की शुरुआत की। मनी एंड टाइम सेव होगा, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो इस मनी को प्रिंट करने के लिए जो पैसे लगाती है, सिग्नियोरेज उसे कहा जाता है, वो कम होंगे, टाइम भी कम लगेगा, मनी जो है प्रिंट होगा फिर पीपल तक जाएगा, राइट। तो ये चीज होगी। ग्रेटर कन्वीनियंस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको जो है एटीएम्स या फिर बैंक्स में जाकर वेट करने की जरूरत नहीं है पैसों को विड्रॉ करने के लिए। साथ में रिस्क जो है वो कम होंगे। अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है उसे ब्लॉक कर दो, पैसे चोरी हो जाए तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, वापस कैसे लाओगे, नहीं ला पाओगे, चोरी हो गए बस, राइट। तो ये चीजें हमने समझी कि इट इज बेनिफिशियल। लेकिन अ कॉइन हैज बोथ साइड्स, अगेन हम कनेक्ट कर रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। बोथ साइड्स कॉइन के होते हैं, एडवांटेजेस है तो दूसरा साइड है डिसएडवांटेज, वो हम बता रहे हैं। डेटा जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं, उसका एक डेटाबेस होगा। आपका अकाउंट ऑनलाइन है, उसका डेटाबेस होगा। तो डेटा ऑनलाइन जो है वो इंक्रीज होगा। ऑनलाइन उस डेटा को मेंटेन करने के लिए एनर्जी और रिसोर्सेज जो लग रहे हैं वो ज्यादा होंगे। साथ में साइबर क्राइम होने के चांसेस है, और यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। जहां पर आपके सारे डिटेल्स आपको जो है अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो अगर वो चोरी हो गया तो बहुत और कुछ चीजें जो है वो भी चोरी हो सकते हैं, राइट। इन केसेस व्हेन द फोन, फॉर एग्जांपल फोन का ले लीजिए, फोन में आप सारे पासवर्ड और आईडी ये सब सेव कर ले रहे हो, फोन चोरी हो गया तो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो गया, यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस है वो भी आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हम आजकल पासवर्ड सेव कर ले रहे हैं, हमें याद रखना ही नहीं है, फोन में अपने सेव कर लिया, फोन चोरी हुआ तो ये सब भी होगा, राइट। तो ये चीजें हो सकती है, और ये एक डिसएडवांटेज है वो हमने बता दिया। साथ में द रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू हैबिट्स, ठीक है। जो हमारे हैबिट्स हैं, ऑटो फिलिंग वगैरह हम रखते हैं, पासवर्ड हम अपने से फिल नहीं करते, ऑटो फिल करवाते हैं फोन में, तो वो चीजें इनवाइट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी को। डिजिटल डिवाइड, जो पीपल डिजिटली कंप्यूटर जो है उस पर काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, फोन पर काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कैश में ही उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, बुजुर्ग लोग हो गए और कई सारे मजदूर होते हैं, इलिटरेट अगर पीपल हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा ट्रांजेक्शन करना। इस वजह से इंडिया में ये सारी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा एविडेंट है। तो हम कैशलेस इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, लेस कैश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और इसी तरह के इकोनॉमी लाने के लिए डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को हम लेकर आए हैं, राइट। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कंक्लूड किया। यहाँ पर हमने बता भी दिया कि लेस कैशलेस इकोनॉमी तो भाई एस्टेब्लिश करना मुश्किल है इंडिया में, लेस कैश इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी सरकार बात करती है उसके बारे में हमने बता दिया, राइट। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, 20 मार्कर हमने देखा। इसके साथ में आपके लिए हम प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिखो उसके लिए हम लेकर आ गए हैं प्रीलिम्स कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 5 चीजें एक ही टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और टॉपिक वाइज आपको वो दिए जाएंगे ताकि एक टॉपिक पढ़ा आपने, पीवाई की प्रैक्टिस किया, फिर आगे जाकर पूरा पढ़ने के बाद टेस्ट दिया। करंट अफेयर मैगजीन, हिमाचल जी के मॉड्यूल और लाइव रिवीजन सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ में आप अपने स्टैटिक और जो भी पोर्शंस हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को प्रीलिम्स के लिए, तो पावर पैक हम लेकर आए हैं। ये एक ऐसा कंप्लीट आपको जो है सेट मिलेगा जहां पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट का मॉड्यूल है, हिमाचल जीके का मॉड्यूल है, और कंप्लीट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ 2400 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट सारी चीजें पूरी तरीके से अपने सिलेबस को आप प्रिपेयर कर सकते हो, और ये सिर्फ 800 के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इनमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। एंड प्लीज अपने जो भी कमेंट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपने किस तरीके से आंसर किया, सभी कुछ बताइए हमें इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम भी अपने सेशंस को और इम्प्रूव कर पाए। राइट गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।